तो अब तक हमने एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने एक्सेलरेशन मेजरमेंट किया, वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में किया एक बार, और फिर फर्दर पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे से तीसरे पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे वैरी करेगी। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम सर्कुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करेंगे कि कैसे अगर एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे चेंज होती है, कैसे टाइम के साथ वेरी करती है। तो इसके लिए हम पहले कोऑर्डिनेट बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं जो सर्कल में रोटेट कर रही है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ए ऑब्जेक्ट rotating in circle with constant velocity of 2 meter per second clockwise direction। क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये डायरेक्शन होगी। ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे क्लॉक रोटेट करता है। तो जो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो है 2 मीटर पर सेकंड, और वो ऐसे स्ट्रेट दिखाते हैं। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये इसकी रेडियस है, तो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उसका परपेंडिकुलर होती है सर्कल में। जब हम डी पॉइंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऐसे होगी, जब सी पॉइंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर होगी, और बी पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। और सब पे 2 मीटर पर सेकंड ही है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है दैट एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, सी पॉइंट पे ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। सो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी सी माइनस वी ए बाय टी सी माइनस टी ए, ये टाइम होगा। अब देखिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, जो कि हम नॉर्मल एक्सिस में कभी भी मानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो वी सी पॉजिटिव है, माइनस जो ए है उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव माना जाएगा बिकॉज वो नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, मीन्स जो टाइम लगा। सपोज हम टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड। सपोज टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा, और बाय 1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, फिर भी एक्सेलरेशन है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी का अमाउंट तो सेम रहा बट उसका डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इससे आप ये चीज सीखने को मिलती है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी,
जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक्सेलरेशन होने के लिए आपके पास क्या है, दो कंडीशन होती लगती हैं। फॉर एक्सेलरेशन टू हैपन, देयर आर टू वेज। नंबर एक, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और नंबर टू है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो हमने टर्म लिखी यहाँ पे, सपोज कीजिए जब आपने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मीटर स्लैश सेकेंड, तो यहाँ पे जो ये 2 है ये है मैग्नीट्यूड। तो या तो ये नंबर बदल जाए या इस वेलोसिटी के साथ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बदल जाए। अब आप जो नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे उनमें रेयर ही ऐसा केस होगा आपके लेवल पे कि जिसमें डायरेक्शन चेंज आए का चेंज हो, मैक्सिमम में ये नंबर ही चेंज होगा। सिर्फ एक केस आपके पास ऐसा है जिसमें डायरेक्शन चेंज होगी, वो है ये सर्कल वाला केस, जहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि जब ऑब्जेक्ट ए से डी पॉइंट पे गया तो यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। यहाँ पे तो अगर हम इसको नेगेटिव मान रहे थे, इसको पॉजिटिव मान रहे थे, तो इसको क्या मानेंगे? ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अभी आपके लेवल पे ये क्वेश्चंस को अभी आपके जो सिलेबस है उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है। ए से डी पे जाने पे भी एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन क्या है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन होगा। तो आप इतना बता सकते हो कि एक्सेलरेशन होगा। ए से डी पॉइंट पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा, ए से सी पॉइंट पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा, ए से बी पॉइंट पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज सब में डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ऐसे ही अगर आप डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करें तो डी से सी पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा, बी पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा, ए पे जाने पे एक्सेलरेशन होगा। बस आप अगर आप ए से डी पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आप वो अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट आप इतना जरूर बता सकते हैं यस एंड नो में, दैट अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है और उसकी पोजीशन चेंज होती है, मींस सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ए पे था, तो वो ए से अगर यहाँ पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इसको हम जैसे दे सकते हैं ई, अगर वो पॉइंट ई पे भी आ जाता है तो भी डायरेक्शन चेंज हो गई, बिकॉज डायरेक्शन अब ये हो गई, पहले ऐसे थी अब ये ऐसे हो गई, तो भी एक्सेलरेशन होगा। तो सर्कल में जब भी बॉडी रोटेट करेगी वहां पे एक्सेलरेशन होता ही होता है, चाहे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो नंबर है, ये चेंज हो या ना हो, एक्सेलरेशन हमेशा ही होगा। तो ये था कि एक्सेलरेशंस के एग्जांपल्स। और अभी आपने ये सीख लिया कि एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन होने के आपने मेथड सीख लिए कि एक्सेलरेशन कब होगा, नंबर एक, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या नंबर टू उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। और फर्दर क्या है, हायर द एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड, higher the change in velocity, means एक एक्सेलरेशन ए पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे b के लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो b की वैल्यू ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगी, a की वैल्यू कम जल्दी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए c के लिए एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो c है उसके लिए वैल्यू डिक्रीज होगी वेलोसिटी की, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट। तो ये सब कुछ था एक्सेलरेशन के टॉपिक में, कि आपने एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स पढ़े और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे, सर्कुलर और लीनियर वाले। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो पहले आ जाते हैं यूनिफॉर्म accelerated motion. If acceleration stays constant throughout motion, then motion is said to be uniformly accelerated. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहे, मींस सपोज एक्सेलरेशन इज 2, हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिट भी आएगी। नॉन यूनिफॉर्म, if acceleration does not stay constant, अगर एक्सेलरेशन बदलता रहे तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। एग्जांपल्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल है falling of any object under Earth's gravity from small height। यहाँ पे स्मॉल हाइट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा हाइट लेंगे तो जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है, तो वो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन नहीं होगा। बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जिस हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को गिरा सकते हैं, वो हमेशा किसके अंदर आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के अंदर आएगा। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए एग्जांपल। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बाइक, कार, ट्रेन, ये सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आता है, जहां पे एक्सेलरेशन को आप अपनी नेसेसिटी के बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो सभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कवर होते हैं। तो ये तो था एक्सेलरेशन का बेसिक्स। अब इसके बाद अब तक हमने क्या स्टडी कर लिया है, हमने एक्सेलरेशन स्टडी कर लिया, वेलोसिटी स्टडी कर लिया, डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर लिया, और हम टाइम के बारे में हमें स्टार्टिंग से ही हम मेजरमेंट लेके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास ये 4 चीजें हो गई। एक्सेलरेशन के लिए सिंबल होता है ए, वेलोसिटी के लिए होता है वी, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज करते हैं नॉर्मली, और टाइम के लिए स्मॉल टी। अब इन चारों का यूज करके हम बनाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं,
equation of motion are the equations which give us future prediction of objects, acceleration, displacement, velocity, etc. when certain initial parameters are provided. मीन्स ये वो इक्वेशंस हैं जिनमें अगर आप कुछ वैल्यूज डालो कि एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वैसी ये वैल्यूज डालोगे और ये आपको एक कोई वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे कि फ्यूचर में उस ऑब्जेक्ट के लिए किसी वैल्यू की किसी वेलोसिटी की क्या वैल्यू रहेगी। एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी टाइम 1 पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इन वेलोसिटीज की हेल्प से आप उसमें एक्सेलरेशन डालो, टाइम डालो, तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि जब टाइम इजिकल टू 5 सेकेंड होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मीन्स इनसे आप फ्यूचर वैल्यूज किसी वेरिएबल की कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी की वेरिएबल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन की फ्यूचर वैल्यू, या कितना टाइम लगेगा उस वैल्यू तक अचीव करने में, ये सभी कैलकुलेशंस आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर सकते हो। हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और इसका आप बोल सकते हो स्टार्टिंग वेलोसिटी। राइट। उसके बाद जो a है वो है एक्सेलरेशन, और जो t है वो है टाइम। अब इसके अंदर अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अलग अलग सिंबल आपके पास गिवन है इक्वेशन में, अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे v गिवन है, u गिवन है, a और t, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 4। ठीक है। सो टू सोल्व दिस इक्वेशन वी नीड 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 वैल्यूज। अगर आपको इस इक्वेशन का यूज करना है तो आपको 3 वैल्यू लगेंगी, इन चारों में से कोई 3, और चौथी वैल्यू का आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s है डिस्प्लेसमेंट, u हमने पहले देखा था, यहाँ पे ये है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जो t है वो है टाइम, जो a है वो है एक्सेलरेशन, एंड फिनिश। तो इसके अंदर भी कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, और टाइम सेम है जो 2 जगह आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 एंड
वी नीड 4 minus 1, 3 values to use this equation. ओके, सो टोटल हमें इन चारों में से कोई 3 वैल्यूज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी में से कोई 3 वैल्यूज चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन का यूज कर पाएंगे। और थर्ड और जो फाइनल इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे जो v है वो है अगेन फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and s is displacement। सो इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। सो टोटल number of variables 4 and we need 4 minus 1, 3 values to solve this equation। किसी भी इक्वेशन में आपके पास जितने वेरिएबल होते हैं उसमें से अगर आप एक माइनस कर दें तो आपको उतने वेरिएबल चाहिए उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो ये 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इनका यूज करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इन पे जो इनके बेसिस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपको कोई 3 वैल्यूज गिवन होंगी और आपको 4th वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर ये सब आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।